साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी लर्नर्स यूट्यूब चैनल पे। साथियों मुझे उम्मीद है जो आपको डेली ओरिएंटेशन क्लास का दिया जा रहा है निश्चित तौर पे पसंद आ रहा होगा। साथियों इस समय जो लॉकडाउन का समय चला हुआ है अपने समय का अधिक से अधिक प्रयोग करें, अध्ययन में ध्यान दें और अब रीट की परीक्षा है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा है, उसको लेके भी समस्या आपके सामने दूर हो चुका है। तो साथियों अपन ने मनोविज्ञान के टॉपिक के रूप में पहले पढ़ा था मनोविज्ञान के अर्थ प्रकृति क्षेत्र के बारे में, उसके विभिन्न संप्रदायों के बारे में, उनके योगदान के बारे में, उसकी शाखाओं के बारे में, उसके कार्य क्षेत्र के बारे में। तो ध्यान से देखा आपने और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वो सामग्री जो आपको वीडियो के माध्यम से बताई गई है। आपकी परीक्षाओं में भी उसी में से कहीं न कहीं से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों आज का टॉपिक आपका होगा मनोविज्ञान की शाखा के रूप में जो अपन ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान जो है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग आपको बताया था शाखा के रूप में। तो आज हम बात करेंगे उसी शिक्षा मनोविज्ञान की। तो साथियों पहले तो हम इसके क्रमबद्ध स्वरूप पे जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे उसका इतिहास क्या रहा है, कैसे आज का आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान विकसित हुआ, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, आज शिक्षा मनोविज्ञान के विषय वस्तु के रूप में कौन कौन से सेगमेंट्स पढ़े जाते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है साथियों, एक शब्द आएगा आपके सामने, ह्यूमनिस्टिक स्टडीज। ये ह्यूमनिस्टिक स्टडीज जो शब्द है साथियों, इसी शब्द के लिए व्याख्या करते हैं अपन पहले। शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में जब पढ़ेंगे तो पहला नाम आपके सामने आया है ह्यूमनिस्टिक स्टडीज। साथियों ये ह्यूमनिस्टिक स्टडीज वास्तव में क्या है, इसी को अपन कहते हैं शिक्षा का आरंभिक चरण। शिक्षा आरंभ यहीं से हुई मानी जाती है। शिक्षा का आरंभिक जो चरण है ये ह्यूमनिस्टिक स्टडीज ही कहलाता है। साथियों जब दुनिया में शिक्षा का उदय हुआ था तो हम ये मानते हैं कि यूरोपवासी इस मामले में काफी अग्रणी थे। हालांकि भारत का साहित्य उन दिनों चर्चा में नहीं आ पाया था, तो यूनानी जो लोग थे वो बहुत आगे थे। तो साथियों जब पहले के समय में पूरी दुनिया में शिक्षा का बोलबाला नहीं था, उस समय में ग्रीक और लैटिन भाषा का दुनिया में बड़ा बोलबाला हुआ था। मोस्टली हम कहते हैं कि 16वीं सदी से पहले का जो समय है लगभग पूरी दुनिया में ग्रीक और लैटिन भाषा का बोलबाला रहा। तो साथियों ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन करना व इसके साहित्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ह्यूमनिस्टिक स्टडीज कहलाता है। वैसे तो वास्तव में क्या था, पहले शिक्षा देने का पहला अभिप्राय ये होता था कि बालक को ग्रीक और लैटिन भाषा आनी चाहिए, उसके साहित्य का अध्ययन करना आना चाहिए, यही शिक्षा मानी जाती थी। लेकिन कालांतर में जब वैचारिक क्रांति उत्पन्न हुई तो शिक्षा का अर्थ ये बन गया, शिक्षा की परिभाषा किस शब्द में निहित हो गई थी, ह्यूमनिस्टिक स्टडीज शब्द में निहित हो गई थी। तो साथियों ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा ध्यान से याद रखेंगे, ग्रीक और लैटिन भाषा जो है उसके अध्ययन और उसके साहित्यों का जो अध्ययन है वो ही क्या कहलाता है, ग्रीक और लैटिन भाषा व उसके साहित्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, ह्यूमनिस्टिक स्टडीज कहलाता है। साथियों शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात अगर करें तो जो लोग ग्रीक व लैटिन भाषा का अध्ययन करते थे, उसके साहित्यों का अध्ययन करते थे, शिक्षा मनोविज्ञान में उनको क्या नाम दिया गया था, ह्यूमनिस्ट कहकर संबोधित किया गया था। साथियों तो ह्यूमनिस्टिक स्टडीज करने वाले जो व्यक्ति थे उनको शिक्षा मनोविज्ञान में कहा गया है। ह्यूमनिस्ट में नाम आता है आपका, एक व्यक्ति था, एक दार्शनिक था जिसका नाम था इरेस्मास। इरेस्मास ह्यूमनिस्ट था। इरेस्मास ने एक बात कही थी कि अगर उसके पास धन होगा तो वो पहले ग्रीक भाषा के साहित्य खरीदेगा, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है उस धन में से तो वो अपने लिए उसको काम में लेगा। इसके जो विचार थे, इस विचारों का दुनिया में जब फैलाव हुआ तो इसकी काफी प्रतिक्रिया हुई। इसके जो विचार थे इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, इस प्रतिक्रिया के कारण एक नए संप्रदाय का उद्भव हुआ, या फिर अपन कहें कि एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसको साथियों नाम दिया गया था। वो जो नई विचारधारा थी उसको नाम दिया गया यथार्थवाद। अब शिक्षा जो थी ह्यूमनिस्टिक स्टेज से बाहर निकल के क्या बन गई थी, यथार्थवाद बन गई थी। यथार्थवाद वास्तव में साथियों क्या था कि वो ये कहना चाह रहे थे कि केवल ग्रीक व लैटिन भाषा के साहित्यों का अध्ययन करना ही शिक्षा नहीं है। आपको शिक्षा के तौर पे देखना है तो आप इसमें से सिर्फ
आदर्श और जो उचित बातें हैं उन्हीं का अध्ययन करें। आप केवल इसी तक सीमित न हो जाए, इससे बाहर भी निकल के देखें आप। तो ये मानना था यथार्थवादी लोगों का। तो ध्यान से देखें, पहला चरण जो था शिक्षा का वो था ह्यूमैनिस्टिक स्टडीज, और ह्यूमैनिस्टिक स्टडीज से संबंधित जो लोग थे शिक्षा मनोविज्ञान में, उनको क्या कहा गया था, ह्यूमैनिस्ट। एक ह्यूमैनिस्ट था इरास्मस, उसने कहा था कि अगर उसके पास धन होगा तो वह सबसे पहले ग्रीक भाषा के साहित्य खरीदेगा, अगर उसके बाद कुछ उसके पास बचता है तो वो अपने लिए उसको काम में लेगा। इस विचार के प्रतिक्रिया के कारण पूरी दुनिया में जब इसका विरोध हुआ, इस विचार के विरोध करने वाले जो लोग थे, तो एक नए विचारधारा का जन्म हुआ जिसका नाम था यथार्थवाद साथियों। तो शिक्षा का पहला चरण ह्यूमैनिस्टिक स्टडीज हुआ था। उसके बाद में दूसरे नंबर पे चरण की बात अगर करें, इतिहास में जाएं, तो दूसरे नंबर पे यथार्थवाद के रूप में शिक्षा का उद्भव हुआ था। अब साथियों बात आती है आगे, यथार्थवाद भी जो था, यथार्थवाद को भी अगर अपन पढ़ें तो यथार्थवाद भी 3 भागों में बटा हुआ था। 3 प्रकार की प्रवृत्ति के लोग यथार्थवाद से जुड़े हुए थे। यथार्थवाद के लिए भी हम बात करते हैं। तो यथार्थवाद में 3 बातें आती हैं। यथार्थवाद, इसमें 3 सेगमेंट आते हैं। एक तो सबसे पहला जो नाम था वो था ह्यूमैनिस्टिक यथार्थवाद, ह्यूमैनिस्टिक यथार्थवाद। दूसरे नंबर पे था सामाजिक यथार्थवाद। तीसरे नंबर पे नाम आता है आपका एंड्रियल यथार्थवाद। तो साथियों, ह्यूमैनिस्टिक यथार्थवाद अभी आपको बताया था कि ह्यूमैनिस्टिक स्टडीज वाले लोग थे वो तो ये कहते थे कि केवल ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन ही क्या है, शिक्षा है। और ये लोग थोड़ा सा उनसे अलग विचार रखते थे। वो ये कहते थे कि ह्यूमैनिस्टिक स्टडीज ग्रीक और लैटिन भाषा के साहित्यों का अध्ययन है निश्चित तौर पे, लेकिन आप उनमें से कुछ अच्छे तथ्यों को ग्रहण करें जो आपको जीवन में सपोर्ट करें, कोई आदर्श के रूप में काम आए, या फिर अपन कहेंगे समाज में उचित जो तथ्य हैं उनका अध्ययन ह्यूमैनिस्टिक यथार्थवाद था। लेकिन साथियों ज़्यादा अंतर नहीं था, ये सिर्फ ये कहना चाहते थे कि आप उनमें से कुछ लैटिन और ग्रीक साहित्य में से कुछ उचित और आदर्श वाक्य, आदर्श शिक्षा ग्रहण करें, ये ह्यूमैनिस्टिक यथार्थवादी लोगों का कहना था। फिर आता है सामाजिक यथार्थवाद। तो सामाजिक यथार्थवाद साथियों, अपन ने बचपन में बहुत बात सुनी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। अपन मजाक में बोल देते हैं। सामाजिक यथार्थवाद इसी बात पर आधारित है। सामाजिक यथार्थवाद ये कहता है कि बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाए, उनको रट्टू तोता नहीं बनाया जाए, उनको सिर्फ किताब के ज्ञान का अध्ययन करने पे जोर नहीं दिया जाए, उनको घूमने फिरने में दिया जाए, दूसरे लोगों के संपर्क में आने दिया जाए। यानी सामाजिक यथार्थवादियों का कहना था कि व्यक्ति जितना ज़्यादा घूमेगा फिरेगा, अन्य लोगों के संपर्क में आएगा, तो उसका ज्ञान, उसको ज़्यादा शिक्षा मिलेगी बजाय पुस्तकीय ज्ञान के। तो ये लोग इसमें विश्वास करते थे। साथ ही यहाँ व्यक्ति का नाम आता है माइकल डी मॉन्टेन। माइकल डी मॉन्टेन जो है वो इस मत के बड़े प्रबल समर्थक थे। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि सामाजिक यथार्थवाद की अवधारणा किसने दी थी, तो आप ध्यान से याद रखेंगे साथियों, माइकल डी मॉन्टेन ने दी थी। माइकल डी मॉन्टेन ने बताया था कि पुस्तकीय ज्ञान की बजाय बालक को घूमने फिरने से, अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने से ज़्यादा ज्ञान मिलता है। फिर बात आती है, ये जो दोनों बातें थी, यहाँ तक ये था कि ये दोनों सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान पे जोर दिया करते थे। अब यहाँ पे जैसे जैसे समय निकला, वैचारिक क्रांति उत्पन्न हुई और ये नया स्वरूप आता है। तो यही स्वरूप विकसित होने का कारण था वास्तव में शिक्षा पे किसका प्रभाव बढ़ने लगा था, इस दौरान विज्ञान का प्रभाव बढ़ने लगा था। जब शिक्षा पे विज्ञान का प्रभाव बढ़ने लगा साथियों, तो लोगों ने फिर सारी बातों पे ध्यान देना शुरू किया, उसकी सत्यता की कसौटी को परखना शुरू किया, फिर सुव्यवस्था क्रमबद्धता देखना शुरू किया तथ्यों में। कई सारी बातें थी। अब जैसे जैसे विज्ञान का प्रभाव बढ़ा तो यहाँ पे इंद्रिय यथार्थवाद की शुरुआत होती है। तो ये इंद्रिय यथार्थवाद बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। ये क्या कहते हैं कि आप केवल किताबी ज्ञान पे न जाएं, बल्कि आप ज्ञान किससे प्राप्त करते हैं उसको समझें। और साथ ही हम जानते हैं कि हम ज्ञान किससे प्राप्त करते हैं, इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं कि 5 इंद्रियां हैं जो ज्ञान प्राप्त करने में हमारी काफी मदद करती है। आँख है, कान है, नाक है, अपना जीभ है, आपका त्वचा है। ये जो इंद्रियां हैं, यहाँ से जो आप उस महसूस करते हैं उसको समझें।
इस पे जोर दिया गया। यानी कहने का मतलब था कि शिक्षा पे अब पूरी तरह विज्ञान का प्रभाव बढ़ने लगा। और इसी दौरान साथियों कुछ ऐसे तथ्य जो थे दुनिया में प्रतीत हुए, जैसे निकोलस कोपरनिकस ने यह बता दिया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, बाकी सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहले की जो बातें थी वो गलत थी। या फिर जैसे कहें कि उसी दौरान विलियम हार्वे, आपने सुना होगा साथियों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला व्यक्ति था। ऐसी कुछ वैज्ञानिक खोजें हुई तो दुनिया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले तो जो कुछ था वो ऐसे चल रहा था, तो अब धीरे धीरे शिक्षा पे विज्ञान का प्रभाव पड़ने लगा, लोग उसको समझ के सीखने लगे। इसी को कहते हैं साथियों इंद्रिय यथार्थवाद। वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो साथियों शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे हुई है? वास्तव में अगर अपन कहें तो इंद्रिय यथार्थवाद से ही शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई है। आपको ध्यान रखना साथियों, अपन शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ेंगे इतिहास के तौर पे, इसके बाद में एक एक करके वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ये इंद्रिय यथार्थवाद ध्यान से याद रखेंगे साथियों। पहला एक पॉइंट आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे हुई मानी जाती है? तो इंद्रिय यथार्थवाद से मानी जाती है साथियों। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान बालकों की ओर आकर्षित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? व्यक्ति विशेष का नाम भी लेंगे अपन, लेकिन एक संप्रदाय विशेष की बात करें तो इंद्रिय यथार्थवाद को दिया जाता है। तो दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है साथियों। नंबर एक, शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे हुई है? इंद्रिय यथार्थवाद से हुई है। बालकों की ओर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इंद्रिय यथार्थवाद को दिया जाता है। तो साथियों ये थे शिक्षा के आरंभिक चरण के बारे में। अब इसके बाद में व्यक्ति से योगदान जो शिक्षा मनोविज्ञान को प्रकाशित करने में रहा है, प्रचलित करने में रहा है, स्थापित करने में रहा है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों यहाँ आपने बड़ा ध्यान से पढ़ा भी होगा कि एक व्यक्ति का नाम आता है और रूसो। तो आप बड़े जानते होंगे, बड़े ध्यान से आपने पढ़ा भी होगा। एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, एमाइल जो पुस्तक थी ये रूसो की देन थी। वास्तव में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखें साथियों, कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय साथियों किसे दिया जाता है? तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है साथियों? रूसो को दिया जाता है। रूसो पहला इंद्रिय यथार्थवादी था जिसने बालकों की ओर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद में देखो साथियों, जैसे रूसो के बाद में और नाम आते हैं, आपने पढ़े होंगे, पेस्टोलॉजी है, जिसको कहते हैं अपन बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो ये कई सारे मनोवैज्ञानिकों का योगदान रहा है। यहाँ अगर अपन वास्तव में क्रमबद्धता बना के चलें तो क्रमबद्धता के रूप में अगर देखते हैं अपन शिक्षा शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, तो आपने एक नाम सुना होगा, फ्रांसिस गाल्टन। इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे ये, फ्रांसिस गाल्टन। इन्होंने एक संप्रत्यय दिया था 1880 में, आपने पढ़ा भी होगा, बड़ा ध्यान से ज्ञात होगा आपको। व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जो बताया था फ्रांसिस गाल्टन ने बताया था कि कक्षा स्तर में बहुत सारे बालक होते हैं, सब बालकों की समझने की शक्ति, एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। इसी को इन्होंने क्या कहा था? व्यक्तिगत विभिन्नता कहा था, और एक ऐसा मानसिक परीक्षण बनाया था, शिक्षा मनोविज्ञान को नई दिशा में मोड़ने का काम किया। तो अगर अपन औपचारिक रूप से बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक इतिहास है वो फ्रांसिस गाल्टन के योगदान से ही आरंभ होता है। फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय दिया था, और इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता को मापने के लिए मानसिक परीक्षण भी शिक्षा मनोविज्ञान में शुरू किया था साथियों। इसके बाद में पेस्टोलॉजी का नाम वैसे मैंने बता दिया आपको, बाल विकास का क्रमबद्ध या वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति पेस्टोलॉजी था। फिर आपने चिर परिचित नाम है साथ में, नाम आते ही आपके दिमाग में कुछ कथन गूंज जाते होंगे कि ध्यान आ गया, कौन से नाम गूंज जाते हैं? कि किशोरावस्था, तनाव, दबाव, तूफान और संघर्ष का काल है साथियों। किशोरावस्था के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। एडोलेसेंस नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। बाल विज्ञान, बाल मनोविज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। बाल आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय नहीं दिया जाता है, इन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने वास्तव में किया क्या था स्टैनली होल्ड ने? तो इन्होंने वास्तव में क्या किया था कि एक प्रश्नावली के आधार पर इन्होंने बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान को धीरे धीरे उसकी वास्तविक विषय वस्तु की ओर ले जाने में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। उसके बाद में साथियों नाम आता है, आपने नाम सुना है, जिसको आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी संबोधित किया जाता है, विलियम जेम्स का। आपने साथियों पढ़ा भी है, विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई है। चेतना शब्द पे बड़ा जोर दिया था, चेतना की उपयोगिता क्या होती है मानव के व्यवहारिक समायोजन में, उसके बारे में इन्होंने व्याख्या की थी। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के लिए भी एक लेख लिखा था, जिसको शीर्षक का नाम दिया गया था, टॉक्स टू टीचर। टॉक्स टू
टीचर के रूप में। तो टॉक्स टू टीचर के रूप में इन्होंने 1899 में एक लेख लिखा था। इसमें इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को विकसित करने के लिए जो मुख्य मुख्य बातें थी, जो इन्होंने शिक्षा में मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता होती है, मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण होती है शिक्षा के लिए, उन सब बातों पर चर्चा की थी। तो इनके भी योगदान को अपन कम नहीं मानते हैं। उसके बाद में साथ में नाम आता है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। पहले फ्रांसिस गाल्टन था, उसके बाद में पेस्टोलॉजी, फिर स्टैनले हॉल, फिर विलियम जेम्स। उसके बाद में सातवें क्रम से हम नाम लेते हैं, आपने बड़ा सुना होगा इनके बारे में, कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जो किसने बताई थी, जॉन डेवी ने। साथियों उसके घटक भी आपको याद होंगे, शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो ये जॉन डेवी वही है जो प्रकार्यवादी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। आपको पहले क्लियर किया था कि विलियम जेम्स है, H.A. कार है, जेम्स एंजिल है, थॉर्नडाइक है, आपका जॉन डेवी है, ये सब प्रकार्यवादी मनोविज्ञान के संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अब बात आती है, देखो जॉन डेवी ने तीन बातें बताई, 3 बातों पे चर्चा की थी शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में। अपन शॉर्ट में बात करें तो जॉन डेवी ने बताया था कि बालक को क्या माना इन्होंने, बालक जो होता है वो वास्तव में क्या होता है, एक सक्रिय विद्यार्थी होता है। आप उसको अगर पार्टिसिपेट करने का अवसर दोगे तो वो बहुत आसानी से आपकी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाएगा। बड़ा ही सक्रिय शिक्षार्थी होता है, या अपन कहीं बड़ा ही सक्रिय विद्यार्थी होता है, शिक्षार्थी कह सकते हैं कि बात है, बड़ा ही सक्रिय शिक्षार्थी होता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो बात इन्होंने बताई कि बालकों के लिए अगर अपन बात करें तो बालकों को समायोजन करने में जो मदद करती है, उस शिक्षा पे, समायोजन में सहायक शिक्षा पे जोर देना चाहिए। आपको ऐसी शिक्षा बालकों को देनी चाहिए कि वो आसानी से वातावरण के बाह्य तत्वों से क्या कर सके, समायोजन कर सके। तीसरी बात बताई थी कि उन दिनों साथियों जब ये वर्कआउट करते थे लोग, इनका जो समय था, उस दौरान बड़ा समाज में वर्ग भेद था कि धनवान जो लोग थे उनको तो उच्च शिक्षा आसानी से मिल जाती थी, अच्छी शिक्षा आसानी से मिल जाती थी। तो साथियों जॉन डेवी ने यह कहा था कि शिक्षा जो है वो सभी प्रकार के बालक जो हैं, सभी बालक जो हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लायक होते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लायक हैं। ये बात जॉन डेवी ने कही थी, सभी बालक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लायक होते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान को योगदान के रूप में अगर बात करें, इन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया था, जिसके 3 घटक बताए, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। जॉन डेवी प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक हैं। आपका इन्होंने कहा कि 3 बातें बताई थी शिक्षा शास्त्रियों को, कि प्रत्येक शिक्षार्थी जो है वो एक सक्रिय भागीदारी निभा सकता है। आप शिक्षकों को या फिर शिक्षा शास्त्रियों को जोर दिया कि वो ऐसी शिक्षा पे जोर दें जिससे बालक आसानी से समायोजन करना सीख जाता है। फिर तीसरी बात इन्होंने बताई थी कि सभी बालक जो है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लायक है। यहाँ पे गरीब और अमीर की दृष्टि से उनको नहीं देखा जाना चाहिए। साथियों इसके बाद में जॉन डेवी के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में निकल के आते हैं, वो भी अपन बात करेंगे। जॉन डेवी के बाद में शिक्षा मनोविज्ञान में योगदान की बात करते हैं तो क्रमिक रूप से कई लोग हैं, लेकिन अपन मेन कंटेंट देख रहे हैं जो कि, तो अल्फ्रेड बिने का नाम आता है 1905 में अल्फ्रेड बिने ने, आपको साथियों याद होगा कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था, तो पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने किया था। बिने साइमन स्केल जो आपने पढ़ी होगी, तो अल्फ्रेड बिने वही हैं जिन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण दुनिया में किया था। इनके साथ में काम करने वाले जो एक व्यक्ति थे और एक कैटेल, साथियों आपने कैटेल के बारे में भी सुना था। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्वरूप का श्रेय किसको दिया जाता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है। साथियों 2 पैरेलल क्वेश्चन एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपको याद होगा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक स्वरूप किसने विकसित किया था, तो साथियों वेल नोन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में वो भी संबोधित किए जाते हैं, विलियम वुंड। यहाँ बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको दिया जाता है, साथियों कैटेल को दिया जाता है। कैटेल ने शिक्षा को मनोविज्ञान में प्रयोग करके समझने की जो अवधारणा है वो विकसित की है। साथियों अब मैं उस व्यक्ति का नाम लेने वाला हूं जहां आज शिक्षा मनोविज्ञान एकदम से एक बड़े वृक्ष की जैसे स्थापित हो गई थी, जिसके योगदान से और हिमालय की भांति आज भी अटल हमारे बीच में मौजूद है। तो साथियों वो व्यक्ति है एडवर्ड थॉर्नडाइक, जो वास्तव में
केटल का ही क्या था, शिष्य था। केटल के ही वर्क को उसने आगे बढ़ाया था, ये केटल का शिष्य था थॉर्नडाइक। साथियों यहाँ से याद रखें कि पॉइंट के तौर पे बताने वाला हूँ मैं आपको कि फाउंडर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन है, थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम प्रोफेसर भी कौन है साथियों, थॉर्नडाइक को ही माना जाता है। यहाँ से दोनों बातें याद रखेंगे आप। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी साथियों, आपको याद होगा। एक तो पुस्तक का नाम है इनकी का एजुकेशन साइकोलॉजी, या अपन कहते हैं पुस्तक का नाम शिक्षा मनोविज्ञान, और एक पुस्तक जो और भी पुस्तकें लिखी, एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी एनिमल इंटेलिजेंस, पशु बुद्धि बोल सकते हैं अपन, या एनिमल इंटेलिजेंस लिख देता हूँ, एनिमल इंटेलिजेंस। ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो साथियों थॉर्नडाइक का योगदान जो है आपने पढ़ा है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रमुख नियम भी बताए हैं, अधिगम के सिद्धांत भी दिए हैं। तो साथियों अधिगम के जो नियम बताए उन्होंने, जिसमें आप मुख्य नियम और गौण नियम पढ़ते हो, वो तो इन्होंने बताए कौन सी पुस्तक में, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में। और अधिगम के जो सिद्धांत हैं, जो आपने देखा था किसने भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था, वो सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया कौन सी पुस्तक में, एनिमल इंटेलिजेंस के साथियों। अब बात आती है साथियों थॉर्नडाइक जो है इनके वर्कआउट पे अगर और थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो थॉर्नडाइक ने अंकगणित को समझाने के लिए 7 नियमों का प्रतिपादन किया था साथियों। और थॉर्नडाइक अल्फ्रेड बिने के कार्यों से खुश नहीं थे। अल्फ्रेड बिने के बुद्धि परीक्षण का इन्होंने विरोध भी किया है और अपना एक अलग बुद्धि परीक्षण बनाया, जिसको इन्होंने नाम दिया था CAVD टेस्ट। ये बुद्धि परीक्षण जो था वो अल्फ्रेड बिने के बुद्धि परीक्षण के विरोध में थॉर्नडाइक द्वारा बनाया गया था। ध्यान से याद रख लेंगे साथ ही, यहाँ पे कई बार पूछ सकते हैं CAVD टेस्ट किससे संबंधित है, तो बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखेंगे थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था साथियों। CAVD टेस्ट में 4 प्रकार की योग्यताओं का योग माना है इन्होंने। तो C का मतलब कंप्लीशन, A का मतलब अर्थमेटिक, V का मतलब वोकेबुलरी, D का मतलब डायरेक्शंस। तो साथियों सिंबल्स के अर्थ भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो C का मतलब तो कंप्लीशन से होता है, पूर्ति से होता है। इसका A का मतलब अंकगणितीय योग्यता से होता है साथियों, अर्थमेटिक रीजनिंग से होता है। V का मतलब वोकेब से होता है साथियों, यानी शब्दावली से होता है। और D का मतलब साथियों डायरेक्शन से होता है, यानी दिशा से होता है। तो ये थॉर्नडाइक ने बुद्धि परीक्षण आपका CAVD टेस्ट के नाम से मनोविज्ञान को सुपुर्द किया था साथियों। अब बात करते हैं कि थॉर्नडाइक ने जो कार्य किए थे उसी से मनोविज्ञान एक वटवृक्ष के रूप में विकसित होकर आज आपके सामने मौजूद है, जिस शिक्षा मनोविज्ञान का हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद में साथियों और भी व्यक्तियों के नाम आते हैं थॉर्नडाइक के बारे में, जैसे स्किनर है, उन्होंने भी शिक्षा मनोविज्ञान को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में क्या है, सीखने व सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन है, यानी अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया ही वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में इन्होंने संबोधित किया था। उसके बाद में BS ब्लूम का नाम आपने साथियों सुना होगा। इन्होंने भी संज्ञानात्मक क्रियाओं को शिक्षा के उद्देश्य में इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण इन्होंने किया था। तो संज्ञानात्मक कौशलों का वर्गीकरण किया, जिसमें इन्होंने किस किस को शामिल किया था साथियों, आपको याद होगा। स्मरण को शामिल किया था इन्होंने, बोध को इन्होंने शामिल किया था साथियों, इन्होंने इसमें संश्लेषण को शामिल किया था, मूल्यांकन को शामिल किया था। हालांकि आज अपन पढ़ते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्यों के जो चरण है 6 होते हैं, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। हालांकि इन्होंने 4 नाम उस समय अपने प्रस्तुत किए थे। तो साथियों ये था मनोविज्ञान का इतिहास। 1950 में इन्होंने जो अपना कार्य किया था। 1950 के बाद भी लगातार मनोविज्ञान में बहुत सारे लोगों ने, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया। इसके बाद बहुत तेजी से शिक्षा मनोविज्ञान का विकास हुआ है। तो इस दौरान साथियों यहाँ से हम देखते हैं कि कई बार आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं। मैं एक बार आपको रिकॉल करना चाहूंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो इतिहास रहा है उस पोर्शन में से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप इस वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनेंगे, सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। अब देखें, मैं एक बार की पॉइंट पे जाता हूँ। शिक्षा का आरंभिक चरण क्या था साथियों, तो वेल नोन है, ह्यूमैनिस्टिक स्टडीज। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे हुई मानी जाती है साथियों, इंद्रिय यथार्थवाद से मानी जाती है। बालकों की ओर ध्यान आकर्षित करने का श्रेय किसको दिया जाता है साथियों, इंद्रिय यथार्थवाद को दिया जाता है। बालकों की ओर ध्यान आकर्षित करने का श्रेय किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक को दिया जाता है, फिर कहेंगे किस इंद्रिय यथार्थवादी को दिया जाता है, तो रूसो को दिया जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, रूसो को दिया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है,
थॉर्नडाइक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रथम प्रोफेसर कौन है? थॉर्नडाइक हैं। साथियों, तो ये कई क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विषय के रूप में औपचारिक रूप से कब स्थापित हुआ था? तो अपन कहें कि औपचारिक रूप से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई मानी जाती है? तो औपचारिक रूप से अगर अपन देखें, शिक्षा मनोविज्ञान 1900 ईस्वी में शुरू हुआ था। और आज जो एकदम क्रमबद्ध और स्पष्ट सुव्यवस्थित शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत साथियों 1920 में हुई मानी जाती है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास रहा है साथियों। निश्चित तौर पे आपको ये इतिहास की जानकारी पसंद आएगी, बड़ा ध्यान से आप वीडियो पे देखें। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ की बात अपन करेंगे साथियों, तो बड़ा रोचक तथ्य है कि अर्थ में जाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। तो देखो, आपके सामने दो शब्द है साथियों, एक तो शब्द है शिक्षा और एक शब्द है साथियों मनोविज्ञान। तो आपने पूर्व में पढ़ा है कि साथियों मनोविज्ञान जो है वो किसका अध्ययन करती है? व्यवहार का अध्ययन करती है। और साथियों शिक्षा जो है वो किसका अध्ययन करती है साथियों? तो शिक्षा वास्तव में क्या करती है? व्यवहार में परिवर्तन करती है साथियों। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं किस प्रकार से ये परिवर्तन करती है। तो साथियों आप ध्यान से देखें, दो शब्द हैं शिक्षा मनोविज्ञान, दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान से। शिक्षा तो व्यवहार में परिवर्तन करती है और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करती है। साथियों हम जैसे मान लें घर पे बैठ के आंगन में पढ़ रहे हैं, एक कोने में छोटा बच्चा खेल रहा है 2 साल का और एक कोने में बैठ के हम पढ़ाई कर रहे हैं। अचानक साथियों एक ब्लैक काला नाग आ जाए, सांप आ जाए, तो देखो बच्चे के व्यवहार में और हमारे व्यवहार में क्या अंतर होगा? आप ध्यान से इस चीज को सुनना, इस उदाहरण को समझने की कोशिश करना कि अगर वो सांप बच्चे की तरफ जाएगा तो बच्चा तो देख के उसको क्या होगा? खुश होगा। और जैसे ही सांप नजदीक आया बच्चा उसको पकड़ेगा, चूंकि बच्चा तो वैज्ञानिक होता है तो वो क्या करेगा? मुंह में ले लेगा उसको। एक तो उसका व्यवहार है और एक अपना व्यवहार। अगर मान लो वो सांप हमारी तरफ आ जाए तो साथियों में पता ही कि हमारी व्यक्ति कैसी होगी। आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल जाएगा कि फलाने घर में सांप आ गए, बिकॉज ऑफ हमारा व्यवहार बहुत डरावना होगा, उसमें हम चिल्लाएंगे जोर से। तो ये अंतर क्यों आया? ये अंतर हमारे व्यवहार में किसने पैदा किया है? ये परिवर्तन किसने किया? शिक्षा ने किया। क्योंकि हम जानते हैं कि सांप के काटने से क्या परिणाम होगा, बच्चा इस बात को नहीं जानता है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें इतना सारा फर्क पड़ जाता है। तो साथियों शिक्षा तो व्यवहार में परिवर्तन करती है और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करती है। अगर अपन इन दोनों को एक साथ पढ़ें, एक साथ पढ़ लें, तो एक साथ पढ़ेंगे, दोनों को मिलाने से जो शब्द बना, क्या बना है आपके सामने है? शिक्षा मनोविज्ञान शब्द बना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान साधारण अर्थों में क्या होगा? क्या कहेंगे दोनों को सामूहिक रूप से मिला के? व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार का अध्ययन। शाब्दिक अर्थ शिक्षा मनोविज्ञान का हम समझने के लिए देख रहे हैं। व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय क्या कहलाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। साथियों ध्यान से याद रखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार का अध्ययन। यानी कहने का मतलब है, जैसे हम पढ़ते हैं उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान का कि बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना ही शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य। अपेक्षित का मतलब जैसा हम चाहते हैं उसमें वैसा परिवर्तन ला दें। तो ये साथियों शिक्षा मनोविज्ञान का साधारण अर्थ होता है। अब हम एक छोटे से कंटेंट पे और जाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। तो सेगमेंट है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी ने भी इसमें से फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। तो परिभाषाओं के सेगमेंट में साथियों हमें पहले तो मनोवैज्ञानिकों के नाम याद करने हैं, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ी समस्या है यहाँ पे। परिभाषा जैसा सेगमेंट आते हैं थोड़ा सा एक तरह से हम असहजता महसूस करते हैं। तो उसका कारण है हम क्या करते हैं, वैसे साथियों हमारी याददाश्त कमजोर नहीं है, हमें ये तो याद रहता है परिभाषा ये है, पर याद जो नहीं रहता वो मुख्य बात ये है कि हमें ये याद नहीं रहता कि परिभाषा ये दी किसने। और साथियों एग्जामिनर हमारे से एक कदम आगे, उसको पता है इस बात का कि हमें यही नहीं आएगा कि ये परिभाषा किसने दी, और वो ऐसा ही परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हर सेगमेंट में जहां भी जिस टॉपिक की परिभाषा, एक बार उन सब मनोवैज्ञानिकों के उन व्यक्तियों के नाम आप लिखें, पहले उन व्यक्तियों के नाम याद करने की कोशिश करें, उसके बाद आप एक एक करके दोहराएंगे तो निश्चित तौर पर साथियों परिभाषाएं आपकी जुबान से निकल के बाहर आएंगी। देखें परिभाषाओं में जैसे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं लेता हूँ कॉल स्टडी का नाम।
तो साथियों आपको बताया भी था पहले भी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों संप्रतियों का अनुप्रयोग है। तो कोलसनिक ने बात बताई थी कि शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों संप्रतियों अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो याद रखेंगे आप, परिभाषा कोलसनिक की थी। उसके बाद में जैसे हम बात करें दूसरे नंबर पे नाम आता है स्किनर को लेते हैं। तो स्किनर ने क्या कहा था साथियों कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, सीखने और सिखाने का विज्ञान है, या फिर अपन कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण और अधिगम परिस्थितियों से होता है। फिर नाम आता है आपका पील महोदय का नाम आता है। पील महोदय का नाम भी आपने सुना होगा साथियों, ये परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन भी पूछा है, पॉलिटिकल साइंस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि शिक्षा का विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान को किसने कहा है। आंसर था साथियों पील महोदय। पील महोदय ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इसी प्रकार आगे और नाम आता है आपका, एक स्टीफन का नाम आता है। स्टीफन ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक या शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। और साथियों मनोविज्ञान में ऐसा टॉपिक और जहां क्रो एंड ग्रो का नाम नहीं है, ये तो चलने वाली बात है नहीं। क्रो एंड ग्रो ने भी कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, या अपन कहें जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो साथियों ये 5-6 लोग आपके सामने नाम लिए हैं। मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चन का कथन परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है। और जैसे हम एक नाम और दे सकते हैं, सोरेन ने भी कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध अधिगम से है, सीखने से है, वास्तव में सीखने से है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जहां से आप ध्यान से याद रखेंगे। आप इसको बड़ा ध्यानपूर्वक सुने, ये परिभाषाएं आप लिख भी सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप परिभाषाओं के टॉपिक पे इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस टॉपिक में जिस व्यक्ति ने कोई कथन दी है, परिभाषाएं दी है, एक बार आप क्रमबद्ध उस टॉपिक के साथ उन व्यक्तियों के नाम लिख के याद करें, निश्चित तौर पे आपको ये चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। अब बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आपकी बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है साथियों। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति साथियों कैसी है, आपके सामने है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति हम कैसी मानेंगे, आंसर होगा वैज्ञानिक प्रकृति है साथियों। क्यों है, पहले मैंने कारण स्पष्ट कर दिए हैं। किसी भी विषय की प्रकृति वैज्ञानिक होती है तो उसके लिए 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। विषय के तथ्य किससे जुड़े हुए होने चाहिए साथियों, सत्यता से संबद्ध होने चाहिए। विषय के तथ्य साथियों कैसे होने चाहिए, क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित होने चाहिए, क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित होने चाहिए साथियों। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि विषय के जो तथ्य हैं उस विषय के सिद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों पहलुओं से जुड़े हुए होने चाहिए साथियों। अगर कोई भी विषय के तथ्य इन तीनों तत्वों का पालन करते हैं, उस विषय की प्रकृति साथियों कैसी मानी जाती है, तो उस विषय की प्रकृति साथियों वैज्ञानिक मानी जाती है। तो साथियों शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति भी कैसी होगी, वैज्ञानिक प्रकृति होगी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान भी वैज्ञानिक प्रकृति का विषय होगा। इसके बाद में बात आती है, एक और सेगमेंट के रूप में देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की बात अगर करें, इसका क्राइटेरिया क्या है, स्कोप क्या है, क्या क्या पढ़ते हैं हम इसमें साथियों। तो यहाँ पर भी अपने को ध्यान देना है। 3-4 के पॉइंट के रूप में देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में जो चीजें पढ़ी जाती हैं। जैसे सबसे पहले तो बात आती है कि मानसिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम पढ़ते हैं। तो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य जो है वो किसका अध्ययन क्षेत्र है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे साथियों यहाँ मैं बताना चाहूँगा, फिजिकली अगर अपन स्ट्रांग नहीं है, या अगर फिजिकली अपन अच्छे नहीं हैं, या मेंटली अपन स्थिर नहीं है, तो साथियों अधिगम करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है, शिक्षा ग्रहण करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है, हम एकाग्र नहीं हो पाते। जैसे साथियों आप पढ़ रहे हैं और आपको फीवर हो रही है बहुत तेज, या साथियों आप पढ़ रहे हैं और ऐसा लगा कि पड़ोस में किसी के कोरोना वायरस हो गए, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे साथियों। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ पहला सेगमेंट, पहला क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का। फिर हम इसमें पढ़ते हैं बाल विकास। तो बाल विकास में बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन शामिल हो जाता है, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। बालक की जो आवश्यकताएं हैं, उसकी रुचि किसमें है,
उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, उसमें व्यक्तिगत जो विभिन्नता पाई जाती है, ये सारे जो तथ्य हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़े जाते हैं साथियों। फिर हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है वो भी इसमें देख ली जाती हैं। इसके अलावा जो अधिगम की परिस्थितियां हैं वो क्या है, अधिगम परिस्थितियां हैं वो भी शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है साथियों। फिर बात करते हैं कि शिक्षण विधियों में सुधार क्या होना चाहिए, या शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर होना चाहिए। तो उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग है वो भी शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। और मूल्यांकन की जो नई टेक्निक है, मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं वो कहाँ कौन सी प्रविधि को प्रयोग में लेना है, ये सब बातें जो है, ये जो सब तथ्य हैं, ये सारे के सारे शिक्षा मनोविज्ञान के विषय वस्तु के तौर पर देखे जाते हैं साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों शिक्षा मनोविज्ञान की ये जानकारी आपको, इतिहास, उसका अर्थ, उसकी प्रकृति, उसका चित्र आपको पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कंटेंट बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों, बड़ा विश्वास के साथ मैंने संकलन किया है कि इस टॉपिक में इन तथ्यों के अलावा आपसे कोई क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछ पाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये जानकारी जो है अपने मित्रों के साथ, प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और मेरा यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी लर्नर सब्सक्राइब करने के लिए उनको साझा करेंगे। धन्यवाद।